कानपुर में प्रतिष्ठित डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया ऑडिटोरियम में रविवार को एक भव्य एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव एंड कॉस्मिक एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ज्योतिष सम्मेलन में देश भर के कई जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञों और विद्वानों ने शिरकत की। बता दें कि A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप ने कार्यक्रम का आयोजन किया। ज्योतिष सम्मेलन के आयोजक अखिल खरे और निशा अग्रवाल ने कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक आए ज्योतिष विद्वानों का स्वागत किया। इस दौरान ज्योतिष विद्वानों ने ज्योतिषी आंकड़ों, ग्रह गोचर, काल गणना, ज्योतिष विज्ञान, वास्तु, ज्योतिष चिकित्सा सहित अन्य विद्याओं पर अपने विचार रखे। साथ ही ज्योतिष विद्वानों ने इस डिजिटल युग में ज्योतिष से संबंधित बहुत सी भ्रांतियों पर विस्तृत चर्चा की और अपने अपने विचार व व्याख्यान दिए। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी प्रबुद्धजनों से समाज व शहरवासियों को बहुत कुछ जानने एवं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिकली ये अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन जो A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, इसके करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू हमारे जो आम जनमानस है वो बहुत ही ज़्यादा दिग्भ्रमित है। उनको ये पता है कि जैसे सोशल मीडिया पे देख लिया कि गद्दे के नीचे तेज पत्ता रख दो तो हमारा ये सुधार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि वो पूरी तरह से मिथ्स होता है। और जब आदमी परेशानी में उन उपायों को ऑप्ट करता है और उसके बाद उसको नहीं मिलता है उसका रिजल्ट, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव में जाता है। तो हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से ज्योतिष के दिग्गजों को बुलाकर और साथ में यहाँ पर आम जनमानस को बुलाया जाए और उनको ये जो ज्योतिष को लेकर के मिथ्स हैं उनको फैक्ट से अवगत कराएं। आनंद टीवी नो डाउट ज्योतिष के क्षेत्र में और धर्म स्थल के जो लाइव टेलीकास्ट है उसमें आज की डेट में एक अग्रणी चैनल है, उसको कोई नहीं नकार सकता। सुप्रभात, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। अब विलंब न करते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, सारे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। इसी के साथ हम चाहेंगे कि जो हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय हैं डॉक्टर रावत सर, मानवेंद्र सर, राजेश सर और पंडित के दुबे पद्मेश जी, आप सभी लोग कृपया मंच पर आ जाएंगे। डॉक्टर बिंदु सिंह मैम, अंबुज मिश्रा मैम, भितिका अग्नोत्री जी, SK कमल जी, आप सभी लोग आ जाएं इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए। इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत ही गौरव का ये क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। हमारे कानपुर के गौरव विश्वविख्यात ज्योतिषविद डॉक्टर के दुबे पद्मेश जी का वैदिक परंपरा के अनुसार सम्मान किया जा रहा है। सभी लोग जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली से पधारे धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत जी, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनका भी वैदिक परंपरा अनुष्ठान के अनुसार स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अपनी करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन करते रहें। अगली कड़ी में मानवेंद्र रावत जी, जो कि जिनके मुझे लगता है 10 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं यूट्यूबर, और जिनको देश ही नहीं पूरे दुनिया में लोग सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि युवा लोग ज्योतिष में अभी कहाँ इतना ज़्यादा आज की आधुनिक दुनिया को अगर देखते हुए, तो हम सभी लोगों के लिए मानवेंद्र सर जैसे लोग प्रेरणा स्रोत हैं। आपका कानपुर शहर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक चीज़ और बता दूं कि आप डॉक्टर HS रावत सर के पुत्र हैं
और ये गुरु शिष्य परंपरा भी है एक। राजेश शर्मा जी जो कि दिल्ली से पधारे हैं, आप भी बहुत ही महान विश्वविख्यात ज्योतिषविद हैं। राजेश शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे अंबुज मिश्रा जी, कानपुर शहर की जानी मानी ज्योतिषाचार्य, जो मंत्रों के माध्यम से भी हम लोगों को मंत्र की क्या हमारे एक शक्ति होती है, उससे कैसे निवारण होता है। अंजन जी, आचार्य अंजन जी जो हमारे महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ से पधारे हैं कानपुर शहर में, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आचार्य अंजन जी, आप साक्षात महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ वाराणसी से कानपुर शहर में आपका पदार्पण हुआ है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। डॉक्टर बिंदु सिंह जी जो महिला उद्यमी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और कई अवार्ड आपको प्राप्त हो चुके हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आप 25 सालों से कार्य कर रहे हैं पूरे भारत देश में। सुगंधा चोपड़ा जी जो जम्मू कश्मीर से हमारे बीच में पधारी हैं कानपुर शहर में, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप कश्मीर से लेकर के आप कानपुर तक आई हैं, ज्योतिष का ज्ञान हमारे बीच में देने वाली हैं कुछ ही क्षणों में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारा ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारा आम जनमानस है वो ज्योतिष, टोना टुटका, तंत्र मंत्र को लेकर दिग्भ्रमित है, उनके उस दिग्भ्रम को दूर करने के लिए हमारे भारत के इतने बड़े बड़े ज्योतिष मनीषी यहाँ पर हैं, वो अपने उद्गार से हम लोगों को उस दुविधा से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। आपको मैं चाहूँगा कृपया आचार्य अंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आएँ और अपने मुखारविंदों से हम सभी को ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। आचार्य अंजन जी। देखिए, ज्योतिष के बारे में तो रावत जी बताएंगे। मैं एक छोटा सा, क्योंकि हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं काशी में, रावत जी हमेशा आते हैं, आयुर्वेद और ज्योतिष में संबंध, मतलब हमारा संस्थान का काम ही है कि क्योंकि आयुर्वेद का जो मूल भीत है, जो दो महापुरुष हैं जैसे चरक जी और सुश्रुत जी, ये दोनों ही हमारे काशी से हैं और इसके कारण इन दोनों का जो भी रिसर्च है वहाँ पे हमेशा दिखता है। तो अब ये भी जानते हैं कि आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्यालय जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद का, क्योंकि जो लोग आप लोग बहुत से छात्रा यहाँ पे हैं जो लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आयुर्वेद में जिनका होता है सबसे अच्छा नंबर मिलता है, वो वहीं पे जाते हैं BHU में। तो हम लोग लास्ट ईयर भी वहाँ पे कार्यक्रम किए थे, रावत जी थे, मानवेंद्र जी से और भी लोग थे। हम लोग का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है ज्योतिष और आयुर्वेद में संबंध, मतलब कोई भी रोग है तो रोगों को हम लोग जो आयुर्वेद के लोग हैं वो कैसे ज्योतिष के साथ इसको कार्यक्रम को इसको जोड़ें, या जो ज्योतिष के लोग हैं वो आयुर्वेद से कैसे लाभान्वित हो, क्योंकि हमको पता है कि ज्योतिष से ये रोग हो रहा है, आयुर्वेद में ऐसे बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। हम चाहेंगे गुरुजी पद्मेश दुबे सर, क्योंकि मीडिया के लोगों का ये निवेदन है, आग्रह है। पर्व और त्योहारों को लेकर के बहुत बड़ी समस्या सारे देश में चल रही है। ऐसी स्थिति में जब तक भारत सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उत्तर भारत में जितने पर्व और त्योहारों का निर्धारण होता है वो हमारे पंचांगों के हिसाब से चलता है, विक्रम संवत से, और जबकि दक्षिण भारत के पंचांगों में शक संवत है, राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत है। तो ऐसी स्थिति में जो भिन्नता है, उस भिन्नता के कारणों से पर्व और त्योहारों में अंतर है, और इस पर रावत जी भी हैं। देश के तमाम सम्मेलनों में इस प्रकार की हुई। अभी मैं पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में था, दो शंकराचार्यों ने व्यंग्य भी किया। अरे पद्मेश जी, आप लोग तो 3 एकादशी मनवा देते, कोई कहता आज है, बोले हमारे यहाँ के पंचांग में कल थी। बोले बनारस में एक ही स्थान से एक ही प्रकाशक के यहाँ से 3 पंचांग छपते, अलग अलग एकादशी है।
तो ये तब तक स्थितियां नहीं क्लियर होंगी जब पंचांग करता एकजुट होकर के, और भारत सरकार को इस पर पहल करनी होगी कि एक तरह का पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत्सर के साथ है तो विक्रम संवत्सर का भी एक पंचांग प्रकाशित होना चाहिए। और इस दिशा में मैं 7 तारीख को कुछ बड़े लोगों से, देश के महान लोगों से इसी 7 तारीख को मिल भी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी कड़ी में हम अगले वक्ता के रूप में जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली से पधारे हैं, जिनको पूरे देश नहीं विश्व में यूथ आइकन के रूप से जाना जाता है, जिनको लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, सुनते हैं, जिनका नाम है मानवेंद्र रावत जी। ये ज्योतिष शास्त्र को हमारे पूरे देश नहीं विदेश में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आप LLB हैं, LLM हैं और ज्योतिष में आप बहुत ही ज्ञाता हैं, बहुत सारा आप ज्ञान रखते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन है सर आपका मानवेंद्र सर। कानपुर आया, कानपुर में उपस्थित हूँ और बहुत खुशी हुई क्योंकि पिताजी पूज्य गुरुदेव पद्मेश दुबे जी का बड़ा सम्मान करते हैं और मुझे आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। आपकी सरलता, आपकी सहजता के बारे में मैंने बहुत सुना है पिताजी से, और आज आपके साक्षात दर्शन हुए, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और ये समझ में आया कि आखिर आपका स्वभाव इतना सरल और सहज क्यों है, आप इतने मिलनसार क्यों हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप भी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। ग्रहों की गणना करना आना चाहिए। आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ता चला जाएगा, आपकी वाणी भी सिद्ध होती चली जाएगी। आज पूज्य गुरुदेव डॉक्टर HS रावत जी, पूज्य गुरुदेव के पद्मेश जी बहुत ईजिली बता देते हैं कि आपका 90 का बॉर्न है, आपका 85 का बॉर्न है, आपका 95 का बॉर्न है, आपके साथ ये समस्या हो सकती है, आपको ये दिक्कत हो सकती है, आपके साथ ये परेशानी हो सकती है। वो उनका अनुभव है, ग्रहों की गणना है जो कहीं ना कहीं अनुभव से हमारे माइंड में सेट हो जाती है। जैसे वर्ष 2027 में लगभग मिड के बाद शनि ग्रह नीच का होगा। अब 2.5 साल शनि एक राशि में रहता है तो 12 राशियों से मूव करेगा तो 30 इयर्स उसको लगेंगे। अब अगर आपके मेमोरी बॉक्स के अंदर ये पहले से ही विचार आने शुरू हो गए और आपने दूरदर्शी सोच रखी, तो आप अपने क्लाइंट को जब वो कुंडली दिखाने के लिए आएगा तो अभी से उसको ये सलाह दे सकते हो कि भैया 2027 एंड में, 2028 में थोड़ा विशेष ध्यान रखना, सावधानी बरतना, क्योंकि उस समय शनि मेष राशि में नीच का होगा। वो मकर राशि का स्वामी होकर कुंभ राशि का स्वामी होकर के नीच होगा। अब मकर राशि और कुंभ राशि हमारे शरीर में किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करती है, अगर वो आपके माइंड में होगा तो आप उसको बोल दो कि भाई आपको घुटनों से, पैरों से संबंधित विकार आएंगे। शनि नीच होगा, जिस भाव में नीच होगा, अगर आपको उतनी कैलकुलेशन माइंड में है तो आप उसको बोल सकते हो कि साथ में इस बॉडी पार्ट में भी दिक्कत आएगी। अगर वो आपके 2nd हाउस पर नीच होगा, आपकी वाणी के घर में नीच होगा, आपके शब्दों के घर में नीच होगा, आपके परिवार के घर में नीच होगा, आपकी रूप खूबसूरती के घर में नीच होगा, तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों में भी कटुता आएगी, कहीं ना कहीं आपके जो शब्द हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप झूठ बोलोगे पॉलिश्ड तरीके से। आपके परिवार में मार्केश स्थान में अगर शनि नीच हो जाए, मीन लगन हो, 2nd हाउस में शनि नीच हो जाए, आप बोलो, आपके माइंड में विचार आना चाहिए, यही आपका अनुभव होगा कि परिवार में भी किसी को मृत्युतुल्य कष्ट हो सकता है। यही शनि अगर आपकी छाती पे नीच हो गया, 4th हाउस में नीच हो गया, अब 4th हाउस जनता का प्यार भी है, तो 4th हाउस राजनीति भी है, मन भी है, सुख साधन भी है, प्रॉपर्टी वाहन भी है, जमीन जायदाद भी है, और ये 4th हाउस में नीच होगा। और अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो आपका छाती का घर है, चेस्ट का घर है।
भाई मेष राशि सर की हो गई, सेकंड हाउस वृष राशि मुख की हो गई, मिथुन राशि गले की हो गई, तो फोर्थ नंबर की जो राशि होती है कर्क, वो हमारी छाती को रिप्रेजेंट करती है। अब ऐसे ही भावों में भी इसका डिवीजन रहता है। अगर यही चतुर्थ भाव पे नीच होगा तो आप बोल दोगे कि भैया आप ध्यान रखना, आपको इन 1.5-2 सालों में चेस्ट रिलेटेड डिजीज होगा, आपको बलगम की शिकायत आएगी, आपको टीबी की बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर कारक बीमारी हो सकती है, चेस्ट रिलेटेड समस्याएं आपको आ सकती हैं, ये आप कह सकते हो। और अगर किसी का बाय बर्थ ऑलरेडी नीच है, और वो बाय बर्थ ऑलरेडी कब नीच होगा, यानी कि प्रीवियस 30 ईयर्स बैक चले जाओ, जो 30 साल पहले अगर वो बच्चा पैदा हुआ होगा तो यानी कि उस समय नीच हुआ होगा और अब नीच होगा। तो आपके माइंड में ये विचार आ जाना चाहिए कि भाई बाय बर्थ पोजीशन बन रही है कुंडली की, तो आप ध्यान रखें। यही अगर 5th हाउस पे नीच होगा और ऑलरेडी 5th हाउस में आपकी लगन कुंडली से पाप प्रभाव हुआ, क्रूर ग्रह, हिंसक ग्रह, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह पेट के ऊपर बैठे हुए, न्यूली कपल मैरिड है, बच्चा प्लान करने की सोच रहे हैं, ट्रांजिट के अंदर उस टाइम पर शनि का नीच का प्रभाव पेट के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आप उसको ये गाइड कर सकते हो कि भाई इस टाइम पीरियड में 5th हाउस पर नीच होने का मतलब है कि पेट से संबंधित रोग आएंगे, डाइजेशन सिस्टम वीक होगा, बुद्धि गलत दिशा में चलेगी, शॉर्टकट से पैसा कमाने की फितरत बनेगी, किसी गलत रास्ते पे जा सकते हो, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। पंचम भाव हमारा सेकेंडरी हाउस भी होता है पैसे का, यानी कि उस घर से भी हम धन देखते हैं, अकस्मात धन देखते हैं। तो आपके माइंड में कैलकुलेशन आ जानी चाहिए कि कुंडली के अनुसार किस घर में ग्रहों का ट्रांजिट हमारे को किस तरीके का रिजल्ट देगा। अब यही आपका 7th हाउस पर हो जाए तो आपका जीवन साथी का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, आपकी डेली बेसिस की इनकम का घर है, आप बोल सकते हो कि इस घर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन ये डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि हमारे जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के घटित होने में बहुत बड़ा जो रोल होता है वो गोचर का होता है, और वो गोचर को हमें अपनी कुंडली के साथ रिलेट करके देखना पड़ता है कि भाई ये ट्रांजिट हो कैसा रहा है। एक डॉक्टर साहब थे गायनेकोलॉजिस्ट बच्चों के, वो डेली 100 पेशेंट देखते थे, आज भी देखते हैं, महिला हैं, बड़ी फेमस हैं दिल्ली की। वो क्या करती हैं, अपने क्लाइंट को प्रभावित करने के लिए वो क्लाइंट के आने से पहले ना अपने पेशेंटों के नाम याद कर लेती हैं, अच्छे से रिव्यू कर लेती हैं। बहुत से डॉक्टर तो क्या होते हैं, पेशेंट जाके बैठा, उसी समय वो उसने पर्चा निकाला अपने बैग से दिया, अच्छा हाँ, वो पहले रिव्यू कर लेती हैं, इसका ये नाम है, इसकी ये चल रही है, ये बंद चल रहा है, अच्छा ठीक है। अब जैसे ही वो रूम से अंदर एंटर होती है, अरे आओ आओ अलका आओ आओ, कैसी हो, बड़ा खुश हो गए। कस्टमर को, पेशेंट को, क्लाइंट को लगता है अरे यार मैडम को तो मेरा नाम याद है, ये तो डेली 100 पेशेंटों से मिलती हैं, इतने लोगों से मिलती हैं, पर इनको नाम जो है मेमोरी के अंदर सेव है। तो एस्ट्रोलॉजर को अपने अंदर ये बदलाव लेके आने बहुत जरूरी हैं। और ये बदलाव कैसे आ सकते हैं, ये तभी आ सकते हैं जब आपका व्यक्तित्व, आपकी ऑरा मजबूत होगी। और व्यक्तित्व और आपकी ऑरा कैसे मजबूत होगी, जब आपका खान पान अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहोगे, आप स्वस्थ चित्त से, स्वस्थ मन से, स्वस्थ बुद्धि से कार्य करोगे, अपनी गद्दी पे बैठोगे, है ना, अच्छा आहार लोगे और डेली अपना अध्ययन करोगे और चीज़ों को टालोगे नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को, डॉक्टर को लोग भगवान की दृष्टिकोण से देखते हैं। जो मैडम ने एक बोला कि एस्ट्रोलॉजी में आजकल बड़ा वो हो रहा है, बड़े उल्टे सीधे उपाय रेमेडी बताए जा रहे हैं, बात ठीक है, लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने कष्ट में हैं, इतने प्रताड़ित हैं, और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी भागी हैं। बहुत से लोग तो ऐसे ही आते हैं, इतने चंद्रमा पीड़ित होते हैं कि वो आते ही बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, यही कहते हैं गुरुजी कुछ भी दे दो, बस आप दे दो, आप जो दे दोगे ना बस समझ लो मुझे लगता है मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी नज़रों में प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कानपुर में
ये पहला सम्मेलन है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। अखिल जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में और बड़ा और प्रभावशाली कार्यक्रम हमें जल्दी देखने को मिलेगा और ऐसी महान विभूतियाँ इस सभागार में जो उपस्थित हैं उनके दर्शन एक बार पुनः प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ठीक है, इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे गुरुदेव जो सुबह 11 बजे से यहाँ पर उपस्थित हैं, पंडित के दुबे पद्मेश जी, जो कानपुर शहर के बहुत ही विश्वविख्यात हमारे शहर के गौरव, इस ज्योतिष सम्मेलन में सम्मानित करना चाहता है। और ये सम्मान हम लोग, ये ग्रुप आपका क्या सम्मान करेगा, आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता है। ये सारे लोग जो हैं, संरक्षक मंडल आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहेंगे मनोज शुक्ला महाकाल जी आप आ जाएं, इंजीनियर SK कमल जी आप भी आ जाएं, अखिल खरे जी, निशा अग्रवाल जी, पूज्य गुरुदेव पंडित के दुबे पद्मेश जी, आप सभी लोग आ जाएं, बिंदु सिंह जी, अम्बुज जी, क्योंकि ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है अपने आप में। आज के इस अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में पूज्य गुरुदेव ज्योतिषविद मनीषी पंडित के दुबे पद्मेश जी का सम्मान हो रहा है। हम सभी के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। निश्चित तौर पर आपको सम्मानित करके आज का ये सम्मेलन अपने सफलता की नई ऊंचाइयों पर नया मुकाम प्राप्त करेगा और आप सभी के आशीर्वचन से, आशीर्वाद से आगे ऐसे कार्य आयोजित होते रहेंगे आपके प्रेरणा से। अब इसी कड़ी में डॉक्टर HS रावत जी, जो धर्म गुरु हैं, विश्वविख्यात ज्योतिषविद मनीषी, जिन्होंने कम से कम 1000 ज्योतिष सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किए हैं और ना जाने कितने डिबेट अलग अलग टीवी चैनलों पर आपके प्रसारित हो चुके हैं। मुझे लगता है अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो 2 से 3 हज़ार आपके डिबेट अब तक रहे होंगे और आप दिल्ली राजधानी से हमारे बीच में पधारे हैं। ये कानपुर वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। डॉक्टर HS रावत जी अगली कड़ी में मानवेंद्र रावत सर जी का सम्मान करेंगे, जिनको देश और दुनिया में 28 से 30 लाख तो सब्सक्राइबर है। मुझे लग रहा 5 से 10 करोड़ लोग इनको सुनते होंगे। ज्योतिष की विधा को, उस परंपरा को, जो गुरु शिष्य पिता पुत्र की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही गौरवान्वित करने की बात है। निश्चित तौर पर इस विधा को आप बहुत ही आगे लेकर के जाएंगे। इस भारतीय ज्ञान परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी कानपुरवासी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे वक्ता, हमारे अतिथि जो भारत देश के अलग अलग प्रांतों से पधारे हैं। ऐसे अतिथियों का हम सभी लोग सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी लोग तालियों से स्वागत करते रहें। अगली कड़ी में राजेश शर्मा जी, जो कि दिल्ली से पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप एस्ट्रो टॉक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, महान ज्योतिषविद। आपके भी टीवी चैनलों पर बहुत सारे डिबेट आपको देखने को, सुनने को मिल जाएंगे। अलग अलग सम्मेलनों में पूरे देश और दुनिया में आपकी भी उपस्थिति होती है। राजेश शर्मा जी, आपका भी इस कानपुर की सरजमी पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सर्वोसार्थ मिट्टी के बर्तन जो पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक भी इनको अपने अलग अलग कार्यक्रमों में यूज कर चुके हैं। उन सर्वोसार्थ के जो कलेक्शन को भी के माध्यम से भी सभी ज्योतिषविद मनीषियों को सम्मानित किया जा रहा है। आचार्य अंजन जी, काशी ज्योतिष संस्थान के आप अध्यक्ष भी हैं। आचार्य अंजन जी, डॉक्टर रावत सर और के दुबे पद्मेश सर के माध्यम से आपका सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही महान शख्सियत जिनको अभी हम लोगों को सुनना बाकी है, डॉक्टर रावत सर जो धर्म गुरु हैं, महान एस्ट्रोलॉजर हैं, कवि हैं, डिबेटर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं। आप डायरेक्टर हैं महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय ब्रांचेस दिल्ली के। अगली कड़ी में महान ज्योतिषविद DK जैन जी, जिनको ज्योतिष सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। सभी लोग सर्वोसार्थ जो मिट्टी, क्योंकि हमारे पंच तत्व की जो ये पंच तत्व से ही मिट्टी का वो आया है, तो मिट्टी के बर्तन जो हमारे वास्तु के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं,
आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होते हैं, तो इनका हम सभी को उपयोग करना चाहिए। तो सर्वोसार्थ कलेक्शन की तरफ से मिट्टी के बर्तनों का उपहार दिया जा रहा है, जिसकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिंदु सिंह जी। पूज्य गुरुदेव की तरफ से सभी को सम्मानित किया जा रहा है। अगली कड़ी में हम चाहेंगे अंबुज मैम, अंबुज मिश्रा जी का सम्मान पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कर कमलों से किया जाए। राजेश शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे राजेश शर्मा जी। देखिए, जहाँ तक मेरी मान्यता है, आप सभी भी शायद मेरी बात को स्वीकार करेंगे, एडमायर करेंगे। भारतवर्ष में 140 करोड़ या 150 करोड़ इसके बीच में जनसंख्या है। विश्व भर की बात करें तो 700 करोड़ से 750 करोड़ के बीच में लोग हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि इनमें से 60 से 70% लोग शनि से ही दुखी होते हैं। 12 राशियां हैं, 12 राशियों में से 3 राशियों पर ये 7.5 के रूप में कहर बरपा रहे होते हैं, जिसमें कि आज की डेट में अगर देखें तो कुंभ राशि है, मीन राशि है और मेष राशि है। 2 ऐसी राशियां हैं जिन पर ढैया चल रही है, सिंह और धनु। एक और राशि नॉर्थ इंडिया में हमारे कम लोग मानते हैं उसको, यदि हमारी राशि से शनि का पंचमस्त संचरण हो तो कंटक ढैया काउंट करते हैं हम, वो कंटक ढैया माना जाता है। ढैया और 7.5 के समान ही उसका प्रभाव होता है, जो कि आज की डेट में चल रहा है वृश्चिक राशि पर। तो 6 राशियां, 12 में से 6 राशि वाले शनि से प्रभावित हो गए तो 50% लोग तो हो गए, और बचे खुचे मान लो मेष राशि के लोग हैं, कर्क राशि के लोग हैं, सिंह राशि के लोग हैं, जिनके के लिए शनि मारक होता है। दशा अंतरदशा में कहीं न कहीं आ जाता है, या गोचर में उसके प्रभाव विपरीत आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में 60 से 70% लोग शनि से प्रभावित होते हैं। शनिदेव के लिए ऐसा कहा गया है कि 5 वर्ष तक की आयु जो होती है किसी भी जातक की, वो 5 वर्ष तक की आयु तक ही शनि का प्रभाव नहीं होता। उसके लिए एक छोटी सी कथा है, आदरणीय भ्राताश्री की परमिशन हो तो। ऋषि दधीची हुए हैं हमारे, ऋषि दधीची का मांस पिंड चिता पर था, और गभस्तनी उनकी पत्नी वो सामने खड़ी है, 3 वर्ष का एक बालक उनके गोद में है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छी कथा है। हो सकता है हमारे बहुत सारे विद्वानों ने सुन भी रखी हो और उनको इसका ज्ञान हो, पढ़ रखी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है उनको आनंद आएगा। गभस्तनी जो ऋषि दधीची की पत्नी हैं, वो अपने 3 वर्ष के बालक को गोद में लेकर के चिता के सामने खड़ी हैं, लेकिन यह है जो क्षण है, उस क्षण को वो सहन नहीं कर सकी। अपने 3 वर्ष के बालक को वहां एक पीपल के खोल में छोड़ करके और स्वयं भी अपने पति के साथ में सती हो गई। बालक जो 3 वर्ष की आयु का था, किसी प्रकार का ज्ञान उसको नहीं था, भान उसको नहीं था। माता पिता के वियोग में दुख प्रकट करे इतना भी उसको ज्ञान नहीं था। वो पीपल वृक्ष के उसी खोल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वहां जो पीपल से छोटे छोटे फल होते हैं, गुटकू बोलते हैं जिनको, वो गुटकुओं को खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जैसे जैसे आयु बढ़ी, था तो ऋषिपुत्र, तेज तो था उसमें, अंतर्ज्ञान तो था उसमें। उसने वहीं पर बैठ करके अपनी तपस्या शुरू कर दी। कालांतर में नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पर एक बार आए तो उन्होंने देखा कि बहुत ही तेजस्वी कोई ऋषिपुत्र तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने बालक से पूछा, हे बालक,
आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता मेरा क्या नाम है। हो कौन? माता पिता कौन है तुम्हारे? बोले नहीं, ये भी नहीं पता, ना नाम का पता है ना माता पिता का पता है, बस ईश वंदना कर रहा हूं और तपस्या कर रहा हूं। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बालक के पूर्वार्ध को देखा तो उनको भान हुआ ये महान ऋषि जी दधीचि के पुत्र हैं। तब उन्होंने उनको बताया कि आप महान ऋषि दधीचि के पुत्र हैं, आपके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था, तब आप यहां पर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा ऋषिवर जब देख ही लिया तो ये भी बता दो कि माता पिता का स्वर्गवास क्यों हुआ, मेरे ऊपर ऐसा संकट क्यों आया कि मेरी 3 वर्ष की आयु में माता और पिता दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए, मुझे वियोग सहना पड़ा। ऋषिवर ने बताया आपके पिताजी माताजी शनि पीड़ा से पीड़ित थे, इसके कारण से उनको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। बोले अच्छा, अब मेरा क्या दोष था ये भी बता दो। बोले आप भी शनि पीड़ा से पीड़ित थे। ऐसा कहकर के उन्होंने कहा कि आप अभी तक अपना नाम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि इस पीपल वृक्ष ने आपकी माता पिता के समान रक्षा करी है और इसी के नीचे आपने तपस्या करी है, तो आज मैं आपका नामकरण करता हूं। आज से सभी लोग आपको पिप्पलाद ऋषि के नाम से जानेंगे। अब पिप्पलाद ऋषि ने सोचा कि जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको दंड कैसे दिया जाए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को साक्षात प्रकट किया और उनसे वर मांगा कि आप मुझे वरदान दो कि मैं फिर से अभी तपस्या में बैठूंगा, जिसको चाहूं प्रकट कर लूं और अपनी जिस पर दृष्टि डालूं उसको भस्म कर दूं। ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अब उन्होंने शनि का आराधना करी और तपस्या करी कि आओ आओ। तपस्या में बल तो था ही, ऋषिपुत्र थे। शनिदेव प्रकट हुए और उन्होंने अपनी नजरें खोली और शनि भस्म, अग्नि से त्राही त्राही करने लगे। तब उन्होंने आराधना करी, हे सूर्यदेव मेरी रक्षा करो, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। वो सब प्रकट हुए और उनको पिप्पलाद ऋषि को आग्रह किया गया कि आप इनको क्षमा करें। तब उन्होंने 3 वर फिर मांगे कि एक शनि 5 वर्ष से नीचे की आयु के किसी बालक पर किसी प्रकार की कोई भी अपनी दशा का प्रभाव नहीं छोड़ेगा, बालकों को शनि पीड़ा नहीं होगी, बालक हो चाहे बालिका हो। दूसरा, ये पीपल जो है इसने मेरे माता पिता के समान मेरी रक्षा करी है। जो व्यक्ति पीपल में पानी चढ़ाए, पीपल की सेवा करे, उसको भी शनि पीड़ा नहीं होगी। तो इसीलिए हम उपाय में बताते हैं कि पीपल वृक्ष में जल अर्पित कीजिए, पीपल के नीचे दिया जलाइए। ये शनि के लिए विशेष उपाय बताया जाता है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजेश शर्मा जी। आपने ज्योतिष को आध्यात्मिक तरीके से समझाने का जो ज्ञान हम लोगों को दिया है, निश्चित तौर पर हम सभी लोग इससे गौरवान्वित होंगे। आप एस्ट्रो टॉक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, विभिन्न टीवी डिबेट शो में आप जाते रहते हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब जिनको हम सुनने वाले हैं, ज्योति सुट्टा जी, आप कृपया आएँ, आपका स्वागत है। 5 मिनट ज्योति सुट्टा जी। मैं बहुत तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे सब बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को आज मैं देख पा रही हूँ एंड उनको मैं शत शत नमन करती हूँ। मेरा क्षेत्र बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं एक एजुकेटर हूँ, ट्रेनर हूँ। मेन मेरा जो विषय है वो है काउंसलिंग का,
और प्लस साथ में वास्तु का। मैंने अपना स्टार्ट किया काम वास्तु से, जिसमें कि मुझे ये समझ में आया कि वास्तु अगर हमारे लाइफ में 8 दिशाएं होती हैं प्रमुख, और उसके साथ हमारी 8 सब दिशाएं होती हैं, अगर हम उनको बैलेंस करके रखते हैं तो हमारे लाइफ में उससे हैप्पीनेस भी आती है और प्लस सुख समृद्धि और स्वास्थ्य भी हम कर सकते हैं उत्पन्न। वास्तु के बारे में ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा इसमें, आज ये बात का टॉपिक था कि मिथ, कि लोग ये कहते हैं कि साउथ में बना हुआ जो घर, साउथ का जिसका एंट्रेंस होता है वो घर बहुत ही अशुभ होता है। तो ये सब जो आजकल फेसबुक एंड जो इंस्टा में रील्स आती हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि कुछ भी कहा जा रहा है कि साउथ में बने हुए घर जो हैं उससे इंसान हो जाएगा कंगाल। तो इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी 32 एंट्रेंसेस होती हैं और 32 एंट्रेंसेस हर दिशा में, हर दिशा की कुछ कुछ एंट्रेंसेस शुभ होती हैं। तो जो साउथ का जो घर होता है, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको फेम चाहिए, जिनको नेम चाहिए, उनके लिए साउथ की एंट्रेंसेस बहुत अच्छी मानी जाती हैं। बस ये देखना होता है कि एंट्रेंस कौन सी हमारी पड़ रही है। और वास्तु में जो लोग इतना डराते हैं कि आ गए और ये तोड़ फोड़ कर दी, ऐसा कुछ भी वास्तु का विषय नहीं होता है। सिर्फ 4 दिशाएं ऐसी होती हैं वास्तु में जो मैं मानती हूँ कि जो ट्रीटेबल नहीं होती हैं और जिस पे हमें ट्रीट करना भी नहीं चाहिए। वो होती है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की आपकी किचन, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस एंड कुछ हद तक साउथ वेस्ट का आपका बाथरूम। ये 4 दिशाएं में अगर आपका घर का या ऑफिस का आपका दिशा पड़ रहा है, इसको हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी कह दे कि मैं ट्रीट कर सकते हैं या आपसे इतना पैसा मांग रहे हैं और हम ट्रीट कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल नहीं है। बाकी 90% वास्तु ट्रीटेबल है और बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ से हम उसका उपचार कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इंसान जो आज इतना परेशान है उसकी लाइफ में हम सुख संपन्नता को ला सकते हैं। थैंक यू। आपने अपने बहुत ही चंद शब्दों में हम लोगों को अपने ज्ञान से अवगत कराया। अब हम चाहेंगे हमारे बीच में जया शुक्ला जी, आप हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच में आप पधारी हैं। चाहेंगे A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप की तरफ से कि उनका सम्मान करके उनको सम्मानित करेंगे मोमेंटो दे करके। और आशुतोष द्विवेदी जी आप भी आ जाएं, आप बिठूर से हमारे बीच में पधारे हैं। नवजीवन सेवा समिति के आप अध्यक्ष भी हैं और बिठूर गंगा तट पर आप बहुत सारे कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आप वहाँ पर करते रहते हैं और हमारी वैदिक सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं। आशुतोष द्विवेदी जी A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप के एक निमंत्रण पर हमारे बीच में आए हैं। धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत जी, आप लोग ज्योतिष, वास्तु, उपाय क्या जानना चाहते हैं? जो आप जानना चाहते हैं मैं बताऊंगा आपको कि ज्योतिष कैसे काम करती है। अब मुझे ये नहीं पता है कितने ज्योतिषी हैं। अब मैं यहाँ ज्योतिष की बातें करूं तो सिर के ऊपर से जाएगी, क्योंकि आदमी को श्रोताओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि श्रोता किस किस्म का है। ये जो संसार है ना, ये ग्रहों के अधीन है। हम सब ग्रहों के अधीन है, ये काल भी ग्रहों के अधीन है और जो कर्म हम करते हैं ना, ये भी ग्रहों के अधीन है और कर्मों का फल भी ग्रहों के अधीन है। आज जो आप काम कर रहे हो ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, और जब ये रिकॉर्ड होता है तो मृत्यु के बाद जब आपकी फाइल खुलती है ना, तो सारा की सारा डाटा आपका आ जाता है। आपने अच्छे कर्म किए तो दोबारा से उच्च के गुरु में जन्म मिल जाएगा आपको, स्वराशि के गुरु में जन्म मिल जाएगा आपको। अगर आपने बुरे कर्म किए
तो अभी नीच का शनि आएगा जब 2027-28 में, तभी जाके पैदा होगे, बेकारी बनोगे। इसका मतलब प्रभु का सिस्टम बड़ा अजीब है, ये बहुत ही विचित्र सिस्टम है। ज्योतिष काम कैसे करती है आज मैं यही बता के जाऊंगा। ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई घटना घटित होती है, उस घटना का सीधा प्रभाव आपके शरीर के साथ होता है। ये विजिबल नहीं है लेकिन इफेक्टिव है, दिखाई नहीं देता आपको लेकिन इफेक्टिव है। अगर अंतरिक्ष में कोई बम विस्फोट हो जाए तो दिल धड़कता है। अभी यहां से अगर 100-200 मीटर पर बम कोई फट जाए तो यहां तक दिल में एकदम धड़क होती है। इसका मतलब ये पूरा जो अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल है, ये हमारे साथ लिंक है। साउंड वेव्स के साथ हम जुड़े हुए हैं। ऊपर ग्रहों पर जो भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, युति आती है, वहां जब अच्छे अच्छे ग्रह इकट्ठे होते हैं तो मन प्रसन्न होता है। बंद कमरे में भी हंस रहे होते हैं, क्या पता कपिल शर्मा का चुटकुला याद आ जाए कोई बंद कमरे में। और जब आप बहुत कॉमेडी पिक्चर देख रहे होते हैं और उस समय चंद्रमा राहु की युति हो जाए तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि कपिल शर्मा बोल क्या रहा है, क्योंकि आपको टेंशन खाई जा रही है। आपको रोटियों का स्वाद नहीं पता चलेगा, सब्जियों का स्वाद भी नहीं पता चलेगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, जिज्ञासा होती है तो पूछ सकते हो। बोलो बेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। सर मेरा ये प्रश्न है कि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब हम नहीं जानते उस बारे में, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सर वो सही बता रहे हैं, या हम कैसे पता करेंगे कि वो उनका जो उपाय है कि हमें लागू मतलब हमें उसका सही मिलेगा या नहीं मिलेगा लाभ, तो सर वो कैसे पता करें? तुम्हारे टीचरों में तुम्हारा सबसे बढ़िया टीचर कौन सा है? सर सारे ही टीचर बहुत अच्छे हैं। सारे तो नहीं हो सकते। कौन से सब्जेक्ट का सबसे बढ़िया, जिसका नाम हो कहाँ ये टीचर कानपुर में सबसे बढ़िया है? कोई तो होगा, या सारे एक जैसे ही हैं? नहीं सर है। कहीं गंगा का प्रभाव हो, सारे टीचर एक जैसे ही हो? नहीं सर। बताओ कौन सा टीचर तुम्हारी क्लास में, कौन से सब्जेक्ट का टीचर सबसे बढ़िया है? सर मुझे मैं अपने फिजिक्स के टीचर वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं फिजिक्स के। बाकी के भी होंगे फिजिक्स के, एक ही अच्छा लगता है लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। इसका मतलब धीरे धीरे आपने इस बात को समझा कि इनकी बोली हुई बातें सटीक भी होती हैं और दिमाग में बैठती हैं। ऐसे ज्योतिषी भी होता है कि जो बातें अब मैंने बोली हैं अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई लॉजिकल, तो बोलोगे नहीं ये ज्योतिषी अच्छा है, नहीं तो बोलोगे इनमें से कोई ना कोई ज्योतिषी इनसे ज़्यादा अच्छा है। यानी जब आप अनुभव लेते हो, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़े की दुकान पे जाओगे, 4-6 बार लुटोगे पिटोगे, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, फिर पता चलेगा फलाने मोटू लाल की दुकान जो है ना वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही अनुभव होता है और धीरे 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 जो ज्योतिषी आपके भविष्य के बारे में सटीक जानकारी दे दे तो फिर आपको उनसे पता चल जाता है ये व्यक्ति जो है सटीक बोलता है और इसके उपाय भी काम करेंगे। उन उपाय को करने से जो व्यक्ति आपके भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में बता दे कि आपके साथ ये चोटें लगी, ये घटना घटित हुई, ऐसे टेंशन हुई है ना, तब से आपकी आंखें कमज़ोर हुई, तो उसमें विश्वास हो जाएगा आपको, फिर उसकी बातों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। बताइए, पीछे दे दीजिए। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक प्रश्न है जी कि ये पूरा विश्व जो है वो कर्म प्रधान है जी, तो हम लोगों को जो भी अच्छा या बुरा फल मिलता है वो हमारे कर्मों का फल होता है जी। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पुनर्जन्म के पाप होंगे या पुनर्जन्म का कोई अच्छा कार्य होगा उसके फल मिलते हैं। तो हम लोग को पुनर्जन्म या पिछला जन्म तो याद नहीं रहता है जी, तो ये कैसे डिसाइड हम करें कि हमें जो अच्छे या बुरे फल मिल रहे हैं वो हमारे कौन से बुरे, हमको कैसे पता चले? क्या नाम है आपका? मैं संजीव अग्रवाल। संजीव जी, ये जो मोबाइल है ना, इसके अंदर एक सिम लगी होती है जी जी, और वो सिम का जो लिंक है ना वो मोबाइल कंपनी के साथ होता है। होता है कि नहीं होता? अभी इस मोबाइल को मैं भट्टी में डाल दूं, मार दिया मैंने इसको,
ये बेचारा खत्म हो गया, इसको शमशान घाट के अंदर खत्म कर दिया। अब इसका कोई रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं। जी नहीं है ना। अब मैं नई सिम लेने जाता हूँ, इसकी आत्मा है वो सिम, वो नई लेने जाता हूँ कंपनी के पास, और जैसे ही सिम डालता हूँ वैसे सारे कॉन्टैक्ट वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। आते कि नहीं आते? इसका मतलब सारे जितने भी कॉन्टैक्ट थे, फोन नंबर थे, जितना भी रिकॉर्ड था, फोटो वगैरह सब आ गई। ऐसे ही इस जिंदगी में जो आपने कर्म किए वो सब आपके अंदर एक चिप लगी होती है। उस चिप को बोलते हैं चित्त। नाम सुना होगा, चित्त और अहंकार। है ना। और वो जो चित्त है ना, उसमें आपके पूरा डेटा 24 घंटे का रिकॉर्ड होता रहता है, ब्लैक बॉक्स की तरह। जैसे हवाई जहाज नहीं होता, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स में सारा रिकॉर्ड रहता है, और फिर कंपनी हवाई जहाज क्रैश के बाद उसको ढूंढती है कि देखो इसमें क्या है, कहानी क्या रही है, क्यों मरा ये हवाई जहाज, क्या हुआ था। तो ऐसे ही आपके चित्त के अंदर पूरा डाटा इस जन्म का है, और आपकी मृत्यु के बाद में ये जो चिप है ना, इसको भगवान निकाल लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं इसमें कितना बुरा और कितना अच्छा है। अगर बहुत अच्छा कर्म किया आपने तो किसी राज परिवार में आपको जन्म मिल जाएगा, किसी नेता के यहाँ जन्म मिल जाएगा, फिर एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे, चारों तरफ कूं कूं करती गाड़ियां चलेंगी आपकी। और अगर आपकी चिप के अंदर गंदे ही गंदे हैं और आपने उस पर एडल्ट फिल्में देखी हैं बहुत सारी, वो चिप के अंदर रिकॉर्ड हैं सब, तो उठा करके आपको किसी ऐसी जगह पे भेज देंगे जहां पर एडल्ट ही देखते रहोगे, बनाते रहोगे। आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद। आपने कहा सब ग्रहों के अंतर्गत है, 9 ग्रह में ही पूरा मानव जीवन है। ये 9 ग्रह अगर किसी के ग्रह खराब चल रहे हैं, उसको नहीं मालूम है, उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है कि हमारा ये ग्रह खराब चल रहा है, ये वो डिप्रेशन में है, चला गया। 9 ग्रहों को एक साथ साधने का कोई उपाय या कोई देवी या देवता की जिसको साध के हम अपने ग्रहों को। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार वाजपेयी नाम है। वाजपेयी साहब, ऐसा होता है, वृषभ राशि है, और देखिए इसमें कुछ दिनों से मेरे अंदर बड़े ऊंचे विचार चल रहे हैं कि आसमान छू लेंगे। और ऐसा होता है जी, भगवान ब्रह्मा जी ने ना बहुत सारी चीजें अपने अधीन रखी हैं जी। ये जो ग्रह हैं ब्रह्मा जी के अधीन है जी, और ग्रहों के हम अधीन हैं जी। इसलिए जो आपको भोगना है ना जी, वो डेस्टिनी में लिखा होता है। हम तो कठपुतली की तरह होते हैं। अगर जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि आप कठपुतली की तरह हैं तो आप भगवान के हो जाते हो। आपने ये जानना चाहा कि जिसको ग्रहों के बारे में पता ही नहीं है, भगवान के शब्दकोश में किसी अनपढ़ आदमी रिक्शे वाले का भी जब बुरा वक्त आता है ना जी, तो उससे पूछना जा करके कि भैया तेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, क्या बात है? कहता भगवान की मर्जी है भाई, कोई ग्रह नक्षत्र खराब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। एक बार मैं इमरान खान का इंटरव्यू सुन रहा था जब वो जेल गया था, तो उसने कहा साहब इमरान आप तो इतने बड़े क्रिकेट स्टार रहे हैं पाकिस्तान के और इतने देश के प्रधानमंत्री भी रहे और आप जेल में गए। कहता है कोई स्टार खराब होगा। इसका मतलब उसके मुंह से क्या निकल गया कि कोई स्टार खराब होगा। मतलब वो उसने ये नहीं कहा कि ग्रह खराब होगा हिंदुस्तान वाला, उसने ये कहा कोई स्टार खराब होगा। इसका मतलब उनके दिमाग में भी स्टार, ग्रह, नक्षत्र और भगवान के शब्दकोश में ऐसी चीजें हैं जो आहा करते ही वो चीज निकलती है। बस उसको रिसर्च करने की जरूरत होती है। एनी और कोई? सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ जी। धर्मेंद्र शुक्ला नाम मेरा। जी धर्मेंद्र जी। ज़्यादातर जो ग्रह होते हैं वो राशियों पर प्रभाव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मेरे हिसाब से 2 राशियाँ होती है, एक जन्म राशि होती है, एक जिस नाम से उसको बुलाया जाता है। जैसे मुझे धर्मेंद्र शुक्ला बुलाया जाता है तो एक धनु राशि मेरी हो गई। तो किस राशि पर ज़्यादा प्रभाव होता है और किस राशि पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए? देखिए जो आपकी जन्म राशि है, मून साइन, जिस समय आप पैदा हुए थे चंद्रमा कहाँ था, वो आपकी 100% प्रभाव करती है, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर उस राशि के अनुरूप बना हुआ है। आपकी सोच, थिंक टैंक सब कुछ आपका जन्म राशि के अनुरूप है। लेकिन आपका जो बोला हुआ नाम है उसका भी इफेक्ट आता है। उसका इफेक्ट इसलिए आता है कि हमारा जो मन है ना वो उस नाम को संचित करता है। क्या कर लेता है? अभी आपका तो नाम धर्मेंद्र शुक्ला है,
और आपका बचपन का नाम क्या है? कुंभ उसकी मिथुन राशि है उसमें। नहीं, वैसे नाम क्या है? अब छा से लिख दिया गया था कि छा अच्छा से होगा। नहीं, कुछ भी नाम, मान लो छबीले लाल रख लीजिए आप। छबीला रख देता हूँ, छबीला, ठीक है ना। अब आपने टिकट कराई धर्मेंद्र के नाम से, है ना? जी जी। और मैं हूँ ट्रेन का टीटी और आप सो रहे हैं आराम से, टिकट चेक करनी है। मैंने कहा छबीला जगो, छबीला जगो, जगोगे आप? नहीं जगोगे, क्योंकि आपके दिमाग ने, आपके मन ने धर्मेंद्र नाम को सेव कर रखा है। क्या कर रखा है? सिर्फ जिस व्यक्ति ने छबीला नाम बचपन में पुकारा होगा, माँ ने, पिता ने, किसी ने, और उसने आगे बोल दिया छबीला बेटा, तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे, माँ आ गई, है ना। इसका मतलब हमारा जो शरीर है, मैंने कहा था ना, रिकॉर्डर जो इसके अंदर लगा होता है ना, चित्त जो लगा होता है, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है, और हर चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद वो संचित होती है इंद्रियों के अंदर। तो इसलिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो मोबाइल सेट है, इस पर ग्रहों का प्रभाव माना जाएगा, और राशियों, जो बोली हुई राशि है, उस पर बहुत कम माना जाता है। आपके पूजा में, पाठ में, संकल्प में, सब में यही नाम लिया जाएगा कि वृष राशि अंतर्गत है। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट ITI से, जहाँ से बच्चियाँ बैठी हैं। जी धन्यवाद। मैं कई बच्चों से मिलता हूँ। आज के बच्चे नशे से और इन चीज़ों से बहुत गुजर रहे हैं। मैं गांव जाता हूँ, शायद 10 में 7 बच्चे मसाला, ये सब चीज़ें। तो मैं एक तरफ विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ, लेकिन स्थिति बच्चों की, मैं एक उपाय चाहता हूँ कि किस तरीके से उनको संभाला और संवारा जाए। क्योंकि आने वाले समय में भी एक बच्ची को बोल दिया गया है कि स्कूल में आप गणेश की मूर्ति क्यों लाई हो। वो जाके ट्रेन से कट गई और 9th क्लास की थी। तो डेली जो पेपर में आ रहा है, डेली जो विसंगतियाँ फैल रही हैं, एक तरफ विश्व गुरु तरफ जा रहे हैं, एक तरफ जो बच्चे हैं, गांव जाता हूँ, शायद कोई घर हो जिसमें 1-2 पीने वाले ना हों। मसाले का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इतना सारा नशा चल रहा है। मैं सर बस उपाय चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? धन्यवाद। भगवान विष्णु ने ये कहा है, कृष्ण ने भी ये कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये कलयुग चल रहा है, भगवान के रूप में कोई भी जरूर ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी जो स्पीच पावर है, उसकी आवाज़ में इतनी पावर होगी कि जो उसको सुनेगा वो उसी का हो जाएगा। उस समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि अभी एक कलयुग का पार्ट चल रहा है। ग्रहों की सीमा भी होती है, संगति का असर भी होता है। जैसे संगति में रहते हैं वैसे बच्चों पर इफेक्ट आता है। उसके लिए अभी हमारे टीचर भी तैयार नहीं हैं, हमारे गुरु भी तैयार नहीं हैं। अब किसी गुरु की वाणी में इतनी शक्ति क्यों नहीं है कि वो भी जाकर के तम्बाकू रगड़ता है वो भी बीड़ी फूंकता है जाके बाथरूम में, तो बच्चों पे इफेक्ट आता है। इसलिए अभी उस प्रकार का कोई व्यक्ति आया नहीं कि जो इन चीजों से मुक्ति दिला सके। नहीं तो कृष्ण भगवान की वाक शक्ति, गीता का ज्ञान इतना जबरदस्त था कि अर्जुन जैसे महारथी जो डिप्रेशन में चला गया था, उसको उठाकर के युद्ध के लिए तैयार कर दिया। तो जिस दिन कोई प्रवचन सीधा धर्मगुरु करना शुरू कर देगा कि जो ये नशा करते हो इससे तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है, इससे तुम्हारी प्राण शक्ति कैसे नष्ट होती है, मृत्यु के बाद तुम्हारा कौन सी जगह पे जन्म होगा, क्यों जन्म होगा, जिस दिन वो वैज्ञानिक रहस्य समझाना शुरू होगा, उस दिन सारे सारे शराब छोड़ देंगे और नशा भी छोड़ देंगे। बस इंतजार करना पड़ता है या प्रवचन होना चाहिए। अब हमारे जैसे को प्रवचन करने के लिए यूनिवर्सिटियां भी बुलाने लगी हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी में जाने लगा हूं ना, तो यूनिवर्सिटी तो मानती नहीं थी। यूनिवर्सिटी कहाँ मानती है इनको? अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने हमें लेक्चर के लिए बुलाना शुरू किया है कि भाई बच्चों को काउंसलिंग करो, टीचरों को काउंसलिंग करो, उनको बताओ कि वैज्ञानिक आधार क्या है ज्योतिष का। वो मानते नहीं है। फिर उन सब चीज़ों को हम समझाते हैं तो बच्चों में बड़ा मोटिवेशन आता है, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है उसको रिमूव करना होता है। ये सब पॉसिबल है, इंतजार करना पड़ता है बस। निश्चित तौर पर जो आपने आज यहाँ पर ज्योतिष, जो ग्रह, नक्षत्र, काल ज्ञान, लगनवार का जो ये ज्ञान है, जो हमारे जीवन में व्याधियाँ आती हैं उसका निवारण क्या है, और A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप और कानपुर के सभी जो भी बंधु, जो भी अतिथि यहाँ पधारे हैं, हम सभी की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपने इतना अच्छा ज्ञान हम लोगों को दिया है। और आगे आने वाले समय में जो भी इस तैयारियों में जो भी कमियां रह गई हैं,
मुझे भी वो दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। आदरणीय अखिल जी का भी एक ये अनूठा प्रयास था आपकी तरफ से, A to Z की तरफ से पहला ये ज्योतिष सम्मेलन था। आगे मैं भी ये सुझाव दूंगा कि अब जो भी कार्यक्रम होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से होगा। आपके ज्ञान से हम सभी गौरवान्वित हुए, सभी लाभान्वित हुए हैं। आपका पुनः पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन। ज्योतिष सम्मेलन उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से डॉक्टरों के सम्मेलन होते हैं और वकीलों के सम्मेलन होते हैं और बड़े बड़े इंजीनियर और CA के सम्मेलन होते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं अपने जूनियर्स के साथ, और कोई मार्केट में नई मेडिसिन आती है तो उसको भी लॉन्च करते हैं, और बीमारियों पे जो रिसर्च होती है उसको भी डॉक्टर अपने सम्मेलनों में बताते हैं। ऐसे जितना महत्वपूर्ण डॉक्टरों का सम्मेलन है उतना ही महत्वपूर्ण ज्योतिषियों का भी है। कारण यह है कि यहाँ पर जो सीनियर ज्योतिषी आते हैं वो अपने जूनियर ज्योतिषियों को सूत्रों की जानकारी देते हैं कि ये नया सूत्र है, इसकी रिसर्च हुई है और इससे आप इस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो और पूरी दुनिया का भला कर सकते हो। इसलिए सीनियर जो ज्योतिषी लोग आते हैं, जो मंच पर विराजमान होते हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं और वो डिलीवर करते हैं आने वाले ज्योतिषियों को, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो सम्मेलन हुआ ज्ञान की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।